हेलो दोस्तों, आप सभी को KBB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस को 12th का आज सातवां चैप्टर पढ़ाएंगे, स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज आपके सामने एक लेसन पहले ही करा चुके हैं और काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए थे फ्रांस के राष्ट्रपति, और उसके बाद तुरंत आज हम आपको फिर स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र पढ़ा रहे, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए आप लोग के सामने बहुत ही जल्दी लाने का प्रयास कर रहे हैं, काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप लोग एक्सटर्नल एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पा। क्योंकि मेरा तबियत खराब हो पाया था, इसलिए एक दिन में एक लेसन नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गया था। जब पुनः हम ठीक हो गए तो पूरा आप लोग के सामने फिर से वीडियो बना रहे हैं, और एक लेसन और आ सकता है, या एक या दो लेसन इसके बाद फिर दोबारा पुनः मैं ला सकता हूं जो इम्पोर्टेंट लगेगा। वही चैप्टर वही लेसन बता रहे हैं, या वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जाम में आने पूछ देगा कि स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वर्णन करे या विशेषता का वर्णन करे, तो आप आराम से लिख सकते हैं। काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझना है तो स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रत्यक्ष मतलब होता है जनता का संपूर्ण शासन, उस पर जनता का स्वामित्व हो, किसी का नहीं। ठीक है, अगर प्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ समझेगा तो हम 3 तरह से लिखे ताकि आप लोग अच्छे से समझ। संपूर्ण विधियों यानी संपूर्ण विधियों पर निर्धारण जनता अपने से करती है तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का नियंत्रण होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का नियंत्रण होता है। ठीक है, जनता का नियंत्रण पूरे शासन व्यवस्था में ही निहित होती है, और जनता का नियंत्रण होता है पूरे शासन व्यवस्था में निहित। अगर एक लाइन में अगर इस शब्दों को समझेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का नियंत्रण होता है और जनता का नियंत्रण पूरे शासन व्यवस्था में निहित होती है। ठीक है, अगर दूसरे और भाषा में समझे तो वास्तविक रूप से जनता द्वारा स्वयं के लिए नीतियों का निर्माण एवं नीतियों के लिए सिद्धांतों का निर्धारण करता है। वास्तविक रूप से समझेंगे तो स्वयं है वो नीतियों का निर्धारण जनता करती है, और नीतियों के लिए सिद्धांतों का निर्धारण करना और उस प्रक्रिया के द्वारा किसी को माध्यम नहीं बनाया जाना ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर सिद्धांतों या नीतियों का निर्धारण कर रही है, इस प्रक्रिया के द्वारा किसी को माध्यम नहीं बनाना, जनता स्वयं से उसका निर्धारण करती है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और सरल भाषा में देखेंगे तो राज व्यवस्था है उसकी नीतियों का निर्माण तथा संचालन करना समस्त नागरिक मतलब जनता की सामूहिक बैठकों व सम्मेलनों में निश्चित होना। जब विधि नीतियों का निर्धारण किया जाता है तो संचालन में नागरिकों की सामूहिक बैठक व सम्मेलन में निश्चित होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 3 साधन है जो इस डायग्राम से दर्शाया जाता है। काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, और जितना हो सकता है डायग्राम के अनुसार बनाए, ताकि एग्जामिनर देखेगा कि नहीं स्टूडेंट कुछ पढ़कर आया है, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि स्टूडेंट रटा हुआ नहीं पढ़ा बता रहा है अपने से। इसलिए उत्तर पुस्तिका में भी लिखा रहता है कि विद्यार्थी अपनों शब्दों में ही उत्तर दे, पढ़ाया नहीं। आप आराम से समझिए, आप सोए हुए हैं उसके बाद भी आप सुनिए, काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें प्यारे दोस्तों, इसलिए काफी सरल भाषा बता रहे ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। सेमेस्टर 4 का भी बहुत जल्दी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग भी टेंशन नहीं ले। सेमेस्टर 4 वाले देखिए जो साधन है इसमें कौन लोकसभाएं, जनमत संग्रह, आरंभक संग्रहालय। लोकसभाएं में केवल कैटन मतलब यहाँ समझिए राज्य। ठीक है, कैटन मतलब राज्य होता है। ठीक है, जनमत संग्रह में राज्य प्लस कैटन होता है, और आरंभक में भी केंद्र प्लस कैटन होता है। ठीक है, इसमें लोकसभाएं कुछ कैटनो यानी कैटन मतलब राज्य, कुछ राज्य में स्वतंत्र नागरिक एक जगह एकत्रित होकर अपने लिए स्वयं कानून बनाते हैं। इस स्थिति में लोकसभाएं व्यवस्थापिका मतलब बोलते हैं संघीय संसद का रूप धारण कर लेती है। अगर एक लाइन में इसका लोकसभाएं में देखें तो स्वयं नागरिक कानून बनाती है। ठीक है, और एक जगह एकत्रित हो जाती है और व्यवस्थापिका का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, जनमत संग्रह वह साधन या विधि जिसका प्रयोग व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को स्वीकृति या अस्वीकृति करना जनता द्वारा होता है। अगर कोई कानून बनता है, व्यवस्थापिका बनाती है, तो कानून को स्वीकृति या अस्वीकृति उसमें अपना पक्ष देना जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। जनता चाहे तो उसे स्वीकृत कर सकती, नहीं चाहे तो अस्वीकृत भी कर सकती। यह लोगों की इच्छाओं का संग्रह है। जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक साधन, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक साधन है। इनका प्रयोग केवल
में प्रयोग हो रहा है, केवल राज्य में हो रहा है, ठीक है। राज्य प्लस कैटन, ठीक है, राज्य प्लस केंद्र, ठीक है। अगर देखें तो केटन प्लस केंद्र, यानी केटन मतलब राज्य, उसके और केंद्र में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। जनमत संग्रह दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक संग्रह अनिवार्य, जो बताते हैं जनमत संग्रह, उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, उसमें दो प्रकार के ऐच्छिक संग्रह और अनिवार्य संग्रह। ऐच्छिक संग्रह संघीय परिषद नियम बनाती है, और जो संघीय परिषद है वो नियम बनाती है। संघीय अधिनियम के लिए मांग की जाती है। इसके अंतर्गत जनता द्वारा संघीय कानून व्यवस्थापिका संघीय विधि का मांग करती है, और इसके अंतर्गत संघीय कानून व्यवस्थापिका या संघीय विधि की मांग की जाती है। अनिवार्य जनमत संग्रह। कैटन यानी कैटन मतलब राज्य का अपना राज्य होता है, ठीक है। जो राज्य है उसका अपना राज्य होता है, ठीक है। कैटन का अपना राज्य होता है, और संशोधन करने के लिए आम जनता व्यवस्थापिका उससे कानून बनाने की मांग करती है। उस राज्य में संशोधन करने के लिए जो जनता होती है, आम जनता व्यवस्थापिका या संघीय संसद से कानून बनाने की मांग करती है। आम जनता लगभग 50,000 संख्या में, जो 50,000 संख्या होते हैं, 50,000 संख्या होता है आम जनता के, व्यवस्थापिका पे मांग करती है। 50,000 संख्या के साथ व्यवस्थापिका के पास मांग करती है, मुझे ये कानून चाहिए। 50,000 नागरिक ना हो तो कैटन अपना समर्थन देते। जब 50,000 नागरिक नहीं हो तो कैटन अपना समर्थन देते। व्यवस्थापिका से कहते हैं तो कानून बनाए, और जनता के अनुरूप नहीं तो उसे रद्द कर। कहने का मतलब है, अगर व्यवस्थापिका कानून बनाती है तो कानून बनाने के बाद जनता के अनुरूप नहीं है तो जनता चाहे तो उसे रद्द कर सकती है, उसे अस्वीकार भी कर सकती है। इन दोनों प्रकार के लिए जनता संग्रह के अंतर्गत विधि के मांग के लिए 50,000 नागरिक इस पर प्रस्ताव रखते हैं। 50,000 नागरिक इस पर प्रस्ताव रखते हैं, अर्थात जो 8 कैटन है अपना समर्थन देते हैं, और 8 कैटन है वो अपना समर्थन देते हैं कि जनता इस अधिनियम के पक्ष में है। अनुच्छेद 141 में स्विट्जरलैंड के संविधान का वर्णन किया गया, ठीक है। आरंभक संग्रह, ठीक है। किसी भी काम को शुरू करना, इसका प्रयोग केंद्र प्लस कैटन दोनों में किया जाता है। किसी भी काम को शुरू करता है तो इसका प्रयोग केंद्र प्लस कैटन में किया जाता है। आरंभक ऐसा साधन है कानून से संबंधित प्रारूप तैयार करता है। आरंभक अगर एक लाइन में समझे तो कानून से संबंधित प्रारूप तैयार करता है, उसके बाद व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत करता है, उसके बाद व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत करता है, और इसी को आरंभक कहते हैं। पहला कानून का प्रारूप तैयार करता है, इसको व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत करता है। अगर एक और सरल भाषा में देखेंगे तो अनुच्छेद 138 से 149 में आरंभक संग्रह है। आरंभक वह विधि या साधन है जिसके अंतर्गत जनता के द्वारा कानून का प्रारूप तैयार करके व्यवस्थापिका के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है। इस प्रकार कानून बनाया जाए तो जनता के हित में हो। इस विधि के अंतर्गत कानून के प्रारूप 50,000 नागरिकों द्वारा प्रस्ताव रखे, और कानून का प्रारूप पर 50,000 नागरिकों का प्रस्ताव रखे जाने पर संघीय संसद या व्यवस्थापिका द्वारा उस पर कानून बनाए जाते हैं, उस पर फिर कानून बनाया जाता है। आरंभक साधन का प्रयोग केवल संविधान में संशोधन के लिए किया जाता है। जो आरंभक साधन का प्रयोग केवल संविधान में संशोधन के लिए किया जाता है, ना कि साधारण के लिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता, अगर आपको पूछ दे कि स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विशेषताओं का वर्णन करें तो पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ बता दीजिएगा, डायग्राम के अनुसार उसके साधन बता दीजिएगा, ठीक है, और वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता की बात करें। लोकतंत्र की विशुद्धता यानी लोकतंत्र सरल रूप, ठीक है। सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि, सरकार प्रशिक्षण के केंद्र यानी सीखने का है। नागरिक स्वाभिमान की भावना जागृत करना, नागरिक के अंदर स्वाभिमान की भावना जागृत होता है। विधायिका के नियंत्रण पर रोक है। दोहरी शासन, देखिए काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं और डीपली बता रहे हैं, ठीक है। अब ये 5 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट, अब 6 पॉइंट को हम इसको डील करते हैं और काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। चलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता, ठीक है, इनकी विशेषता की बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अहम विशेषता यह है कि कानूनों का निर्माण और उसके क्रियान्वयन के लिए जनता प्रत्यक्ष रूप से अग्रसर होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अहम विशेषता यह कानूनों का निर्माण और क्रियान्वयन के लिए जनता प्रत्यक्ष रूप से अग्रसर रहती है, आगे रहती है। जनता ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार है और जनता ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषता जो इस प्रकार है। लोकतंत्र की विशुद्धता रूप, ठीक है, यह सरल रूप।
लोकतंत्र का विशुद्धता रूप से कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं ही कानून बनाती है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं कानून बनाती है तथा जनता स्वयं ही कानून बनाती है तथा वे अपने हित के लिए ही नियम बनाते हैं और वे अपने हित के लिए ही नियम बनाते हैं। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र की यह महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, कहने का मतलब है जनता स्वयं कानून बनाती है और अपने हित के लिए बनाती है। इस प्रकार में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह देखने को मिलता है कि अगर विधेयक जनता के हित के लिए या फिर संविधान के अनुरूप नहीं है तो जनता स्वयं कानून बना सकती है। ठीक है, और जनता स्वयं बनाती भी है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट लोकतंत्र की विशुद्धता रूप या सरल रूप। दूसरा पॉइंट है सरकार के उत्तरदायित्व विधि। सरकार के उत्तरदायित्व का मतलब यह होता है कि व्यवस्थापिका पर जनता का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। सरकार के उत्तरदायित्व का मतलब समझे तो व्यवस्थापिका होता है, व्यवस्थापिका पर जनता का पूर्व से नियंत्रण होता है। इसलिए अगर कोई भी कानून बनती है तो जनता के हित में वह कानून बनता है। जनता चाहे तो उसे व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को स्वीकार करना या अस्वीकार जनता परीक्षा करता है। अगर व्यवस्थापिका द्वारा कानून बना लिया जाता है, बनाने के बाद जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो जनता चाहे तो अपना मत दे सकती है, उसे स्वीकार कर सकती है। अगर जनता के हित में कानून नहीं रहेगा तो उसे अस्वीकार कर देगा। अस्वीकार करना जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ठीक है आपको ये सामान पसंद है, अगर उसके पसंद के अनुरूप नहीं बना तो आप उसे ले भी सकते या नहीं ले सकते, उसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। राजनीतिक प्रशिक्षण का केंद्र। राजनीतिक प्रशिक्षण का मतलब यह होता है जब आम जनता किसी प्रकार का कानून बनाती है, जब आम जनता किसी प्रकार का कानून बनाती है तो वह राजनीतिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता का प्रशिक्षण केंद्र बन जाता है। जब आम जनता किसी प्रकार का कानून बनाती है तो राजनीतिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता प्रशिक्षण का केंद्र बन जाता है। नागरिक स्वाभिमान की भावना जागृत होना। नागरिक स्वाभिमान की भावना का मतलब यह होता है कि जब हम लोग खुद के लिए या संपूर्ण समाज के लिए नियम अलग बनाते हैं, जब हम लोग अपने खुद के लिए या संपूर्ण समाज के लिए नियम अलग बनाते हैं तब उस समय स्वाभिमान की भावना जगती है। तब अपने में विश्वास हो जाता है कि और हम काम कर सकते हैं। जब अपने लिए, अपने दूसरों के लिए, अपने के लिए अगर हम कानून बनाते हैं तो विश्वास हो जाता है कि नहीं, एक काम हम अच्छे से कर सकते हैं। व्यवस्थापिका और निरंकुशता पर अंकुश। व्यवस्थापिका या संघीय संसद विधायिका मन चाहा या अपनी मर्जी से कानून में, जो व्यवस्थापिका है अपने मर्जी से मन चाहा रूप से कानून नहीं बना सकता है। वो चाहेगा कि हम कानून ये बना दे, जनता माने नहीं, लेकिन इसमें है कि व्यवस्थापिका अपने मन से कानून बना ही नहीं सकता। इसलिए स्विट्जरलैंड में जनता का मत सर्वोपरि है। स्विट्जरलैंड में जनता का मत सर्वोपरि है। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं स्विस भी आपको लिखा मिलेगा, स्विस मतलब ही स्विट्जरलैंड होता है। इसलिए स्विट्जरलैंड में जनता का मत सर्वोपरि है, इसलिए व्यवस्थापिका पर रोक लगा हुआ है। जनता का मत सर्वोपरि, इसलिए व्यवस्थापिका पर रोक लगा हुआ है। इसलिए व्यवस्थापिका अपने मर्जी से कानून नहीं बना सकती। दोहरा शासन। दोहरा शासन का मतलब यह होता है कि निरंकुशता और भूलों का उपचार। निरंकुशता और भूलों का उपचार कहने का मतलब यह होता है कि जो भूल होता है उसे माफ कर देना। देखिए, निरंकुशता और भूलों का उपचार। निरंकुशता आरंभक और भूलों का उपचार जनमत संग्रह। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता का, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सफलता के कारण बताए, कारण का वर्णन करे। ठीक है, और काफी सारा भाषण से अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के कारण बताना है तो उसके 5 है। भौगोलिक स्थिति। अगर कोई भी राज्य है, राज्य को सफलता के कारण मतलब उनकी भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करना होगा। उनके स्विट्जरलैंड की जनता का चित्रण करना होगा। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक समानता का चित्रण करना होगा, बताना होगा। स्थानीय शासन की परंपरा को बताना होगा, शासन की शुद्धता। चलिए सरल भाषा में बताएं। छोटे छोटे कैटन का होना प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां तक सफल हो पाता। और जब छोटे छोटे एक किसी भौगोलिक सीमा में छोटे छोटे राज्य होते हैं, छोटे छोटे समाज होते हैं, तो उस समाज का अच्छे से विकास हो पाता है। वही बात को यहाँ बताया गया। जहाँ छोटे छोटे राज्य स्थित होता है, जहाँ छोटे छोटे राज्य स्थित होता है, क्योंकि वहां पर आसानी से शासन किया जाता है। अगर छोटे छोटे राज्य होगा तो आसानी से वहाँ शासन किया जा सकता है, आसानी से शासन चलाया जा सकता है। इसलिए स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल हो पाया। इसलिए तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल हो पाया, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे राज्य तो वहाँ पे शासन व्यवस्था आराम से किया जा सकता है। अपने अपने राज्य पर आराम से अपना शासन लागू कर सकता है। छोटे छोटे होता है, इसलिए अपना काम आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, स्विट्जरलैंड जनता का चित्रण करता है। ठीक है, जब कोई राज्य छोटे छोटे राज्य में बटा होता है तो वहाँ जनता का सोच वहीं तक सीमित होती है। जब छोटे छोटे राज्य में बटा होता है तो जनता का सोच वहीं तक सीमित होती है। जैसे कहने का मतलब है कि एक घर है, उसमें एक कमरा में एक आदमी को हम बंद करके साल भर रखे तो साल भर में रखेंगे तो उसका सोच वहां तक ही सीमित होगा। अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो बाहर का वातावरण नहीं जानेगा कि क्या हो रहा है, नहीं तो उसका सोच वही रहेगा, नकारात्मक ही रहेगा। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
अगर हम उसको निकालेंगे तो सकारात्मक प्रभाव, लेकिन उसको वहीं तक रखेंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बताएगा बाहर का नकारात्मक सोच का प्रभाव नहीं पड़ता, और जो बाहर का है नकारात्मक सोच का प्रभाव नहीं पड़ता वो क्या सोचेगा, जानेगा नहीं तो कहाँ से सोचेगा, क्या जानेगा। रूम में पैक है, उसको खाना है, रहना है, बस यही जानता है। तो उस राज्य में रहने वाला जनता सकारात्मक सोच रखता है, उस राज्य में रहने वाला जो उस रूम में रहने वाला सकारात्मक सोच रखता है, और जनता का सोच वहीं तक सीमित रहता है, और उसका सोच वहीं तक सीमित है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, वो आगे तक नहीं सोच सकता है। और बात करें सामान्य सांस्कृतिक तो रहन सहन, खान पान, विचार विमर्श, भाईचारा की भावना अच्छा होता है। अगर एक रूम में हम आपको बंद कर दें तो सामान्य संस्कृति, रहन सहन, कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, खान पान, विचार विमर्श अच्छे से करते। एक रूम में अगर हम 4 आदमी भेज दें, उसमें विचार विमर्श करने तो लोग अच्छे से रहेगा, भाईचारा बना के रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है, भावना, शांति की भावना जागृत होगी। आम जनता ईमानदारी से कानून बनाती है, और आम जनता ईमानदारी से कानून बनाती है, इसलिए वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल हो पाया। तीसरा पॉइंट है सामाजिक एवं आर्थिक समानता। इनमें कोई अमीर गरीब में भेदभाव नहीं किया जाता। सामाजिक एवं आर्थिक समानता में इसमें कोई अमीर गरीब, छोटा बड़ा भेदभाव नहीं किया जाता है। इसमें मध्यम वर्ग है, इसमें मध्यम वर्ग जो जनता स्वयं कानून बनाती है, इसमें मध्यम वर्ग है, वो जनता स्वयं कानून बनाती है, तो सबके हित के लिए कानून बनाती है, और सब जनता को समान नजर से देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल हो पाया। स्थानीय शासन की परंपरा। स्विट्जरलैंड में कम्यून है, कम्यून का मतलब होता है नगर पालिका। जो स्विट्जरलैंड में है प्यारे दोस्तों, उसमें कम्यून है, कम्यून का मतलब नगर पालिका होता है। स्विट्जरलैंड छोटे छोटे कैटन में बटा हुआ है, छोटे छोटे कैटन में बटा हुआ है। कैटन को फिर से नगर पालिका में बांटा जाता है। वहाँ से क्या बोलते हैं, कम्यून है, उसको नगर पालिका कहते हैं। नगर पालिका को छोटे छोटे क्षेत्र में फिर से बांटा जाता है, तो फिर विधि कानून बनाने में आसान हो जाता है। वहाँ पे अगर छोटे छोटे राज्य में बांट देंगे तो वहाँ पे विधि बनाने में या शासन करने में आसान हो जाता है। सब लोग मिलकर एक दूसरे में काम में सहयोग करते हैं, तभी तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल हो पाया। 5वां पॉइंट है शासन की शुद्धता। जनता खुद ही कानून बनाती है आपस में मिलकर, ताकि किसी का कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और शासन भी अच्छा से चला सके और अपने हित के लिए होती है। इस तरह आपका स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता खत्म हो गया। ठीक है, और काफी सरल भाषण समझाने का प्रयास किए। ठीक है, सफलता के कारण भी खत्म हो गया। ठीक है, काफी सरल भाषा में, ताकि आप लोग एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और काफी सरल भाषा आप देखते हैं कि जब और देखते हैं सिलेबस, हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा तो बहुत ही जल्दी फिर आपके सामने एक और वीडियो लाने का प्रयास करें। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो के स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं, हमको मोटिवेट मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरह स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र कंप्लीट हो गया। जितना हमारा कोर्स 12 का वीडियो बना हुआ है एक बार उठा के देख लें, इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप अच्छे से पढ़िएगा तो काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरह आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र कंप्लीट हो गया स्विट्जरलैंड का। ठीक है।